नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 की साइंस। उसमें हमने एक पार्ट वो बना लिया था, एक पार्ट वो कर लिया था। उसमें हमने पहला विटामिन कुपोषण है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अपना चैप्टर चल रहा था भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के अंदर भोजन क्या होता है, उसके बाद में हम लोग पढ़ रहे थे कुपोषण यानी असंतुलित भोजन के अंदर भी भोजन अगर लंबे समय तक अगर कोई पोषक तत्व की कमी होती है तो क्या होता है। उसमें हमने पहला पोर्शन किया था विटामिन कुपोषण का। आज हम लोग कर रहे हैं सेकंड प्रोटीन कुपोषण। क्या है बच्चों? प्रोटीन कुपोषण। ठीक है, पहला हमने कर लिया था विटामिन कुपोषण, आज हम लोग कर रहे हैं प्रोटीन कुपोषण। तो प्रोटीन कुपोषण के अंदर हमको परिभाषा लिखनी है। विटामिन कुपोषण के अंदर हमने क्या लिखा था कि जब लंबे समय तक भोजन में विटामिन की कमी रहती है तो व्यक्ति के शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, और इस प्रकार का भोजन हमने क्या कहा था बच्चों? विटामिन कुपोषण कहा था। उसी प्रकार की परिभाषा इसमें लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे कि जब लंबे समय तक भोजन में, जब लंबे समय तक भोजन में, जब लंबे समय तक भोजन में प्रोटीन की कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है, तो इस प्रकार का भोजन या पोषण, इस प्रकार का पोषण प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है। सिर्फ शब्द चेंज करना है। वहां पर हमने क्या लिखा? विटामिन की कमी रहती है, और यहां पर क्या हम पढ़ रहे हैं? प्रोटीन। तो यहां पर क्या लिखेंगे? प्रोटीन की कमी रहती है। यानी जब लंबे समय तक भोजन में प्रोटीन की कमी होती है तो इस प्रकार का पोषण क्या कहलाता है बच्चों? प्रोटीन का पोषण। ठीक है, अब देखो वहां पर हमने पढ़ा था कि विटामिन की कमी से रोग, यहां पर भी हम लोग पढ़ेंगे किसी कमी से रोग? प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो अब भोजन के अंदर प्रोटीन की कमी होगी तो व्यक्ति के शरीर में विकार उत्पन्न होने हैं, विकार उत्पन्न होंगे यानी लक्षण वो प्रकट होंगे प्रोटीन की कमी के। तो इससे कौन कौन से रोग है वो होते हैं? तो देखो इसके अंदर प्रोटीन की कमी से दो प्रकार के रोग होते हैं। अभी रोग की बात करें हम लोग तो दो प्रकार के रोग है वो मुख्यतः हैं। एक तो हम लोग पहला तो है रोग का नाम क्वाशिओर्कर। कौन सा है बच्चों? क्वाशिओर्कर। ठीक है, और दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो कौन सा होता है बच्चों? मेरेस्मस। कौन सा होता है? मेरेस्मस। ये दो रोग हैं वो प्रोटीन की कमी से क्या होते हैं बच्चों? प्रकट है वो होते हैं। ठीक है, अगर भोजन में लंबे समय तक अगर प्रोटीन की कमी होती है तो उसे क्वाशिओर्कर और मेरेस्मस दो रोग है वो होते हैं। अब देखो दोनों के लक्षण है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये दो रोग हैं, इनके लक्षण हम लोग पढ़ेंगे। पहले का अगर इसका लक्षण हम लोग पढ़ें तो लक्षण के अंदर देखें हम लोग तो पहले के अंदर लक्षण है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को क्वाशिओर्कर रोग होता है तो उस बच्चे, अगर बच्चे के अंदर यह रोग ज्यादातर होता है तो बच्चे का पेट फूल जाता है, बच्चे का पेट फूल जाता है। ठीक है, बच्चे का पेट फूल जाता है। दूसरा, भूख कम लगती है। क्या होता है अभी? भूख कम
लगती है। ठीक है। तीसरा अगर हम लोग इसके अंदर देखें तो त्वचा है, त्वचा, शरीर की त्वचा की बात करें, त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार हो जाती है, धब्बेदार हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग 4 नंबर क्या होता है, स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है। स्वभाव है वो कैसा हो जाता है, भी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं बच्चों, 2 रोग होते हैं। पहला कौन सा है, क्वाशियोरकोर, और दूसरा कौन सा होता है, भी मेरेस्मस। क्वाशियोरकोर के लक्षण क्या क्या होते हैं, बच्चा के अंदर ये क्या भी यह रोग ज्यादा होता है, तो बच्चे का पेट फूल जाता है। क्या होता है बच्चों, यानी छोटा बच्चा होता है, अगर उसके अंदर प्रोटीन की कमी होती है और क्वाशियोरकोर रोग हो जाता है तो उसका पेट है वो फूलने लग जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर जिस व्यक्ति को क्वाशियोरकोर रोग होता है उसको भूकंप लगती है, त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार हो जाती है। त्वचा पीली होनी शुरू हो जाती है, काली, शुष्क, धब्बेदार, सूखने लग जाती है त्वचा। फिर है स्वभाव है वो कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। स्वभाव कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा। ये कौन से रोग के लक्षण है बच्चों, क्वाशियोरकोर के, क्वाशियोरकोर रोग के क्या है भी लक्षण है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेरेस्मस रोग के लक्षण। तो मेरेस्मस रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं, देखो पहला लक्षण देखो इसके अंदर, आंखें कांतिहीन होकर अंदर धस जाती है। आंखें कांतिहीन होकर अंदर धस जाती है। और दूसरा, शरीर दुर्बल, पतला हो जाता है, यानी शरीर कमजोर हो जाता है। तो ये थे अपने मेरेस्मस रोग के लक्षण। क्या क्या हैं एक बार देखो। पहला कौन सा है, आंखें कांतिहीन होकर अंदर धस जाती है, और दूसरा शरीर दुर्बल पतला हो जाता है, यानी शरीर क्या हो जाता है बच्चों, कमजोर हो जाता है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दोबारा देखो एक बार इसको, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, या हम लोग पढ़ते हैं प्रोटीन कुपोषण। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, प्रोटीन कुपोषण। परिभाषा क्या थी कि जब लंबे समय तक भोजन में प्रोटीन की कमी होती है तो इस प्रकार का पोषण क्या कहलाता है भी, प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। यानी जब लंबे समय तक भोजन में किसी कमी हो बच्चों, प्रोटीन की कमी हो, जब लंबे समय तक भोजन में प्रोटीन की कमी होगी तो क्या होगी, उसके शरीर में विकार उत्पन्न हो जाएंगे, लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे, और उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, 2 रोग होते हैं। कौन कौन से, एक होता है क्वाशियोरकोर और एक दूसरा कौन सा होता है बच्चों, मेरेस्मस। कौन कौन से रोग होते हैं भी, बोलिए, क्वाशियोरकोर और मेरेस्मस। क्वाशियोरकोर रोग के लक्षण कौन कौन से हैं भी, बच्चे का पेट फूल जाता है, दूसरा भूख कम लगती है, त्वचा पीले, शुष्क, काली, धब्बेदार हो जाती है, और स्वभाव है वो कैसा हो जाता है भी, चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है। ये है क्वाशियोरकोर रोग के लक्षण। उसके बाद में हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा रोग कौन सा है, मेरेस्मस। कौन सा है बच्चों, मेरेस्मस। मेरेस्मस रोग के 2 लक्षण हैं, आंखें कांतिहीन होकर अंदर धस जाती है। आंखें कांतिहीन होकर यानी दिखना धीरे धीरे क्या होता है, अभी बंद हो जाता है, और आंखें अंदर की ओर धस जाती है। और दूसरा, शरीर है वो क्या हो जाता है भी, दुर्बल या पतला यानी कमजोर है वो हो जाता है। आई बात समझ में आपको अच्छी तरीके से। आगे देखो इसके अंदर हम लोग प्रोटीन कुपोषण के अंदर इतना ही मैटर है भी। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे खनिज कुपोषण। क्या पढ़ेंगे बच्चों, खनिज कुपोषण।
3 नंबर कौन सा है अभी? खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण किसे कहते हैं अभी? परिभाषा क्या बताओगे बच्चों? जब लंबे समय तक भोजन में किसकी कमी हो? खनिज तत्वों की कमी हो, तो इस प्रकार का पोषण क्या कहलाएगा? खनिज कुपोषण। तो डेफिनेशन लिख लो इसकी कि जब लंबे समय तक भोजन में खनिज तत्व की कमी हो तो इस प्रकार का पोषण खनिज कुपोषण कहलाता है। ठीक है बच्चों, परिभाषा आपने लिख ली होगी कि जब लंबे समय तक, तीनों की परिभाषा सेम है, विटामिन कुपोषण, उसके बाद में प्रोटीन कुपोषण, और तीसरा कौन सा है बच्चों? खनिज कुपोषण। हमने विटामिन कुपोषण पढ़ा था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब भोजन में लंबे समय तक किसी कमी हो, विटामिन की कमी हो, तो कौन सा कुपोषण होता है? विटामिन कुपोषण। जब लंबे समय तक भोजन में प्रोटीन की कमी हो, तो कौन सा कुपोषण होता है? प्रोटीन कुपोषण। और जब लंबे समय तक भोजन में किसकी कमी हो? खनिज तत्व की कमी हो, तो कौन सा कुपोषण होता है बच्चों? खनिज कुपोषण होता है। ठीक है, हमने दोनों के रोग के बारे में पढ़ लिया था। अब तीसरा है अपना खनिज कुपोषण। इसकी कमी से अब खनिज कौन कौन से तत्व है अभी देखो इसके अंदर। जैसे इसके अंदर पहला हम लोग लेते हैं, रोग की बात करेंगे। जैसे रोग की बात करेंगे तो रोग इसके अंदर जैसे गलगंड रोग है या घेंगा रोग है, वो कौन से तत्व की कमी से होता है अभी? आयोडीन। तो हम तत्वों का नाम लिखकर फिर इसके बारे में वर्णन करेंगे कि कौन कौन से इसके अंदर क्या भी होते हैं। तो पहला इसके अंदर जैसे देखो, पहला इसके अंदर जैसे आपने लोहा तत्व लिख दिया, लोहा तत्व, लोहा तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद में दूसरा आयोडीन, क्या होता है अभी? आयोडीन तत्व है। और तीसरा हम लोग देखेंगे कैल्शियम। कौन सा तत्व है बच्चों? कैल्शियम तत्व है। ठीक है, पहला देखो लोहा तत्व है। लोहा तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है अभी? रक्तहीनता या एनीमिया। कौन सा रोग होता है अभी? रक्तहीनता, या हम लोग कह सकते हैं अभी एनीमिया, यानी रक्त की कमी। ठीक है, क्योंकि ये एक क्या होता है अभी? खनिज तत्व होता है, लोहा तत्व है। ठीक है, हरी सब्जियों के अंदर यह पाया जाता है। ठीक है, दूसरा आयोडीन तत्व है। आयोडीन तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है अभी? गलगंड या घेंगा रोग। गलगंड या घेंगा रोग, या इसको बोलते हैं हम लोग गाइटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? गाइटर रोग भी बोलते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो, कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से हड्डियां हैं वो क्या होती है? मुड़ जाती है। जब हम विटामिन पढ़ा था, विटामिन के अंदर कैल्सीफेरोल, हमने इसका रासायनिक नाम दिया था रिकेट्स रोग दिया था। तो आप लोग इसमें लिख सकते हो रिकेट्स रोग, क्योंकि विटामिन डी है वो कैल्शियम का क्या होता है अभी? स्रोत होता है। रिकेट्स रोग लिख सकते हो, या आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो हड्डियों का रोग। हड्डियों का रोग, हड्डियों का रोग, क्योंकि इस रोग से क्या होता है कि कैल्शियम है, अगर कैल्शियम की कमी होगी भोजन के अंदर तो रिकेट्स रोग हो जाता है, यानी हड्डियां हैं वो क्या होती है अभी? भंगूरना शुरू कर देती है, कमजोर हो जाती है, और घुटने होते हैं अपने वो क्या जाते हैं बच्चों? पास पास है वो आ जाते हैं। आई बात समझ में?
आगे देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग खनिज कुपोषण। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? खनिज कुपोषण। क्या होता है खनिज कुपोषण? जब लंबे समय तक भोजन में खनिज तत्व की कमी हो तो इस प्रकार का पोषण क्या कहलाता है बच्चों? खनिज कुपोषण कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर हमने 3 तत्व, 3 खनिज तत्व हमने लिए हैं। पहला कौन सा? लोहा तत्व है। लोहा तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी रक्तहीनता या एनीमिया रोग हो जाता है, रक्तहीनता या एनीमिया। दूसरा, आयोडीन तत्व की कमी से गलगंड, घेंगा या गाइटर रोग हो जाता है। ठीक है, और तीसरा, कैल्शियम की कमी से रिकेट्स रोग यानी हड्डियों का रोग है वो हो जाते हैं, हड्डियां वो कमजोर हो जाती हैं। लोहा तत्व है। और रक्तहीनता, हम लोगों ने देखा होगा आयरन की टेबलेटें आती है यानी ब्लड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, वो किसकी टेबलेट होती है? आयरन की। आयरन का मतलब क्या होता है? अभी लोहा तत्व है। ठीक है बच्चों, अब देखो आयोडीन तत्व है। अगर आयोडीन तत्व हम लोग नहीं लेंगे तो अपनी जो थायराइड ग्रंथि होती है गले के अंदर, गले के अंदर कौन सी ग्रंथि होती है बच्चों? थायराइड ग्रंथि होती है। उस थायराइड ग्रंथि की क्रिया है वो क्या होती है? मंद हो जाती है, क्रिया कम हो जाती है, जिससे गला सूजकर बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाता है। और इस रोग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? गलगंड या घेंगा या गाइटर रोग हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती है। हड्डियां क्या हो जाती है? कमजोर, यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? भी रिकेट्स रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रिकेट्स रोग है वो हम लोग बोलते हैं। आया समझ में? तो हमने 3 कुपोषण पढ़ लिए थे। कौन कौन से? पहला कौन सा था? विटामिन कुपोषण। सेकंड कौन सा था बच्चों? प्रोटीन कुपोषण। और थर्ड कौन सा है? खनिज कुपोषण। तीनों की कमी से यानी तीनों तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में हमने देख लिया था। ठीक है, और क्या क्या लक्षण वो प्रकट होते हैं उनके बारे में हमने अध्ययन है वो कर लिया था। आपको अच्छी तरीके समझ में आया होगा ये। अब हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं इसी के अंदर। अब आता है हमने चैप्टर का नाम क्या था? भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। अब आता है कि मानव स्वास्थ्य के ऊपर जल का क्या प्रभाव पड़ता है। जल है वो भी क्या एक पोषक तत्व होता है, तो मानव स्वास्थ्य पर जल का क्या प्रभाव पड़ता है। और रही बात अगर ये पूछ ले कि ये तत्व है वो कहां से प्राप्त होते हैं अपने को, तो कैल्शियम है, ये क्या होता है? अभी दूध है, अंडे है, मांस है, मछली इसके अंदर होता है। लोहा तत्व है, हरी सब्जियों के अंदर होता है। आयोडीन है, ये भी क्या भी हरी सब्जियों के अंदर मिलेगा अपने को। फाइबर्स होते हैं, रेशे वाली सब्जियां होती है, उनके अंदर क्या भी ये मिलेंगे अपने को। ठीक है, अब देखो हम लोग हेडिंग अपनी मानव स्वास्थ्य है। मानव स्वास्थ्य के अंदर अगर हम लोग बात करें कि जल है वो किस प्रकार भी मानव स्वास्थ्य के साथ में हानिकारक या लाभप्रद होता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग जानते हैं। इसमें पहला टॉपिक हम लेते हैं जल। क्या लेते हैं बच्चों? जल। मानव स्वास्थ्य पर जल है वो किस प्रकार लाभदायक है या हानिकारक है, किस प्रकार का प्रभाव है वो डालता है, उसके बारे में हम लोग इसके अंदर चर्चा करेंगे। तो जल, ये हम लोग सामान्य रूप से पढ़ते हैं कि जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, यानी जल है वो जितने भी जीव हैं सभी के अंदर क्या होते हैं? भी आवश्यक होता है। जल प्रत्येक जीव के अंदर क्या होता है? भी आवश्यक है। जल के बिना यानी किसी जीव की कल्पना करना भी मुश्किल है। हम लोग जीवित नहीं रह सकते जल के बिना। अब होता है कि जल के अंदर क्या क्या गुण, जल तो हम लोग पीते हैं लेकिन जल के अंदर क्या क्या गुण है वो होने चाहिए। तो हम लोग पढ़ेंगे जल के गुण। क्या पढ़ेंगे बच्चों? जल के गुण। जल के अंदर क्या क्या गुण है वो होने चाहिए। ठीक है, तो पहला गुण देखो, पहला गुण इसके अंदर के जल में आंखों से दिखने वाला कोई पत्तियां हैं या कोई अपशिष्ट है वो नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इसमें लिखोगे जल में आंखों से दिखने वाले, आंखों से दिखने वाले अपशिष्ट जैसे पेड़ की पत्तियां, मिट्टी, कंकड़ नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए।
ठीक है, पहला गुण क्या होना चाहिए कि उसमें अपने आंखें से दिखाई देने वाले कोई पेड़ की पत्तियां हो, जैसे कोई धूल के कण हो, मिट्टी के कण हो, कंकड़ हो, पत्थर हो, वो नहीं होने चाहिए। दूसरा गुण क्या होना चाहिए जल के अंदर कि जल की पीएच संतुलित होनी चाहिए। जल की पीएच संतुलित होनी चाहिए। जल की पीएच है वो क्या होनी चाहिए भी संतुलित, ये नहीं कि न तो जल ज्यादा अम्लीय हो न क्या हो क्षारीय, उदासीन प्रकृति का जल होता है वैसा का जल होना चाहिए। तीसरा हम लोग इसके अंदर देखें तो जल के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए। ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे तो जल के अंदर सूक्ष्म जीव या हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होना चाहिए। जल में हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। हानिकारक सूक्ष्म जीव है वो नहीं होने चाहिए। तो किसी भी प्रकार का जल हो उस जल के अंदर ये 4 गुण होने आवश्यक है भी। ठीक है, पहला, जल के अंदर कोई किसी प्रकार का आंखों से दिखाई देने वाला कचरा हो, पत्थर हो, पत्ती हो, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, जल की पीएच है वो निश्चित होनी चाहिए, यानी संतुलित होनी चाहिए। जल की पीएच है वो संतुलित होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा, अगर हम लोग बात करें तो जल के अंदर जो ऑक्सीजन गैस है घुली होती है। हम जानते हैं जल के अंदर जीव रहते हैं ना, जल में क्या होते हैं जीव रहते हैं, तो ऑक्सीजन के बगैर तो जीवित हम क्या भी जीव है वो जीवित नहीं रह सकते। तो जल में पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन है वो होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक ऊर्जा का स्रोत अपनी बॉडी के लिए। इसके बाद में क्या है भी जल में हानिकारक सूक्ष्म जीव वो नहीं होने चाहिए। जल को उबाल कर पीना चाहिए, यानी उसमें हानिकारक सूक्ष्म जीव वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के 4 गुण हैं वो जल के अंदर होने चाहिए भी, यानी चाहे किसी भी प्रकार का जल क्यों ना हो उसके अंदर 4 गुण है वो होने आवश्यक है। बच्चों आया समझ में आपको अच्छी तरीके से? ठीक है, दोबारा देखो, जल हम लोग पढ़ रहे हैं मानव स्वास्थ्य के जल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जल हम लोग जानते हैं भी सभी जीवों के अंदर आवश्यक होता है। क्या क्या गुण होने चाहिए जल के अंदर? जल के अंदर जल में आंखों से दिखाई देने वाला कोई कचरा न हो, सूक्ष्म जीव न हो, पीएच क्या हो उसकी नियंत्रित हो, और उसके बाद में सूक्ष्म जीव है वो भी उसके अंदर नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद में है कि अगर कोई व्यक्ति दूषित जल का सेवन करे, या फिर हम लोग पहले इसके फायदे देखें, जल के फायदे क्या क्या होते हैं भी। देखो जल के फायदे क्या क्या होते हैं इसी के अंदर है जल के फायदे या लाभ हम लोग कह सकते हैं। जल पीने से अपने को क्या क्या फायदे होते हैं या लाभ है वो अपने को होता है। ठीक है, तो जल पीने से क्या क्या होता है? अभी ऊर्जा मिलती है क्या अपने को? हाँ, अगर जल पिएंगे तो जल से अपने को क्या मिलेगी बच्चों? एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो पहले इसके अंदर लिखेंगे हम लोग जल से ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे थकान नहीं आती। थकान नहीं आती। ठीक है बच्चों, जिससे क्या होता है अभी थकान है वो नहीं आएगी। आगे बात समझ में? जिससे क्या नहीं आएगी भी थकान नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा
जल में क्या होती है बच्चों? जल में उपस्थित है ऑक्सीजन। जल में क्या उपस्थित होती है? ऑक्सीजन। जल में उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाती है। विभिन्न भागों तक पहुंच जाती है। पहुंच जाती है, ठीक है। और इसके अंदर लिखें कि जल द्वारा, जल क्या होता है? अभी जल जाकर अपनी धमनियां होती है, दीवारें होती है, तो जिसमें क्या अभी ब्लड है वो चल रहा होता है, उसके अंदर जल जाकर मिलता है। तो यह खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण में भी क्या करती है? मदद करती है। तो खाद्य पदार्थों को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना, पहुंचाने का कार्य या पहुंचाना लिख सकते हो, ठीक है। ठीक, अब और देखो इसके अंदर है, अगर जल पीते हैं आवश्यक मात्रा में, यानी प्रतिदिन लगभग 8 से 10 गिलास जल वो पीने चाहिए। अभी प्रतिदिन लगभग कितने गिलास है? अभी 8 से 10 गिलास पानी है वो अपने को पीना चाहिए। अभी प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी है वो अपने को प्रतिदिन पीना चाहिए, ठीक है बच्चों। और अगर आप लोग ज्यादा कार्य कर रहे हो तो पानी की मात्रा है वो अधिक होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जल का अगर सेवन करेंगे तो अपने को ऊर्जा मिलेगी, ताकत मिलेगी, जिससे कि अभी थकान महसूस नहीं होगी। दूसरा मैंने लिखा है कि जल के अंदर ऑक्सीजन गैस होती है, वह शरीर को क्या करती है? फायदा पहुंचाती है, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाती है, ठीक है। तीसरा, खाद्य पदार्थों को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने में मदद करती है। अनेक प्रकार के रोग होते हैं, जैसे अस्थमा, विभिन्न रोग जैसे अस्थमा, खांसी, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग पढ़ें तो रक्तचाप है, यानी बीपी की बात करें, ठीक है। और हृदय स्पंदन या हृदय रोग नहीं होते। हृदय के रोग है वो नहीं होते हैं, ठीक है। यानी अगर विभिन्न रोग जैसे हम लोग कह सकते हैं अभी अस्थमा है, सांस लेने में दिक्कत है वो नहीं होगी, फेफड़ों का संक्रमण नहीं होगा, ठीक है। रक्तचाप है वो भी क्या भी संतुलित रहेगा, हृदय रोग है वो भी क्या भी संतुलित रहे, यानी हृदय रोग है वो क्या भी नहीं होंगे। और उसके अलावा और देखिए इसके अंदर तो इससे क्या है भी, अगर आवश्यक मात्रा में जल पिएंगे तो अनावश्यक चर्बी है वह जमा नहीं होगी, अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होगी तो हृदय रोग होने की संभावना वह नहीं होगी। तो जल के सेवन से अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है, ठीक है बच्चों। अनावश्यक चर्बी है वो जमा नहीं होती है, ठीक है। फेफड़ों का संक्रमण नहीं होता है, अस्थमा जैसे मैंने रोग आपको बता दिया। तो ये रहते हैं जल के सेवन से फायदे। और भी बहुत से फायदे हैं भी, और भी बहुत से, यानी जल के सेवन से क्या भी पथरी की समस्या नहीं होती है, ठीक है। लिख सकते हो इसके अंदर आप लोग, पथरी उत्पन्न नहीं होती है। ये हैं आपके जल के फायदे, क्या क्या हैं भी देखो, ठीक है। प्रतिदिन व्यक्ति को कितने गिलास पानी पीना चाहिए भी? लगभग 8 से 10 गिलास व्यक्ति को पानी पीना चाहिए, ठीक है। जल से अपने को ऊर्जा मिलती है, थकान महसूस नहीं होगी। दूसरा, इसमें ऑक्सीजन होती है जो शरीर के सभी भागों को पहुंचाई जाती है।
जल है वो खाद्य, जो अपनी बॉडी के खाद्य पदार्थ होते हैं उनका रस होता है, उनको विभिन्न भागों को पहुंचाने का काम करते हैं, यानी ऑक्सीजन की पूर्ति है वो करता है। ठीक है, विभिन्न रोग, अस्थमा है, खांसी है, रक्तचाप है, हृदय रोग है, फेफड़ों का संक्रमण, ये भी लिख सकते हो इसके अंदर आप लोग। क्या लिख सकते हो अभी? फेफड़ों का संक्रमण नहीं होगा, फेफड़ों का संक्रमण नहीं होता है, फेफड़ों का संक्रमण है वो नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में जल के सेवन से अनावश्यक चर्बी है वो जमा नहीं होगी। अनावश्यक चर्बी अगर जमा नहीं होगी, शरीर है वो संतुलित रहेगा, मोटापा नहीं आएगा और व्यक्ति को हृदय रोग होने की संभावना वो क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद मैंने बता दिया अगर पर्याप्त मात्रा में अगर आप लोग जल का सेवन कर रहे हो तो इससे पथरी होने की संभावना वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो दो बातें क्या क्या बता दी मैंने आपको इसके अंदर। पहली क्या है, मानव स्वास्थ्य में जल, जल के अंदर, इसके जल के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए और जल के क्या भी क्या क्या फायदे हैं। अब देखो यानी जल के अगर हम लोग सेवन नहीं करेंगे तो इससे क्या क्या दुष्परिणाम है वो होते हैं, या दूषित जल के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। ये तो है संतुलित जल के अंदर ऐसी चीजें होनी चाहिए। बात करें दूषित जल की तो क्या क्या होनी चाहिए भी देखो। दूषित जल के दुष्परिणाम, दूषित जल के दुष्परिणाम। ठीक है, यानी अगर आप लोग असंतुलित जल अगर सेवन करते हो तो उससे क्या भी क्या क्या आपको नुकसान होगा उसके बारे में देखो। तो पहला, जल के अंदर हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि असंतुलित जल का सेवन करेंगे तो अपने को पता भी अनेक प्रकार के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। कौन कौन से? प्रोटोजोआ वायरस है, ठीक है, और ये क्या है भी कर्मजनित रोग है वो होने की संभावना वो क्या होती भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि तो अगर जल का अगर अनावश्यक जल का या असंतुलित जल का अगर और सेवन हम लोग करेंगे तो क्या होगा भी कि इसके अंदर जैसे अनेक रोग, जैसे हृदय का रोग है वो होने शुरू हो जाएगा, अनेक जैसे मलेरिया है, ठीक है, ये टाइफाइड है, इस प्रकार के रोग है वो होने की संभावना क्या हो जाती है भी बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो क्या है, पहला क्या लिखेंगे? प्रोटोजोआ कर्मी व वायरस जनित रोग उत्पन्न हो सकते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। वायरस जनित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा अगर हम लोग इसके अंदर देखें तो क्या होगा भी कि जैसे हम लोग कह सकते हैं भी टाइफाइड है, फ्लू है, कोलेरा है, ठीक है, टाइफाइड, फ्लू, पीलिया, ठीक है, कोलेरा, जुकाम जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जुकाम जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जुकाम जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग और देखें तो इसके अंदर क्या होता है भी, एक मुख्य रोग है इसमें कि भी इसमें नारू रोग या बाला रोग होने की संभावना हो जाती है। तो हम लोग लिखे हैं दूषित जल के सेवन से, दूषित जल के सेवन से बाला या नारू रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बच्चों,
तो ये इस प्रकार के इसके क्या हानिकारक, यानी टाइफाइड है, फ्लू है, पीलिया, हेजा है, कोलेरा है, ठीक है, यानी इस प्रकार के रोग है, यानी पेचिस है, दस्त लगना रोग है, इस प्रकार के रोग है वो क्या अभी अगर दूषित जल का हम लोग सेवन करेंगे तो इससे होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक मुख्यतः बात क्या आती है अभी कि जो बाला या नारू रोग होता है, यह एक समय यानी राजस्थान के अंदर एक विकट स्थिति लेकर उत्पन्न हुआ था। राजस्थान के अंदर एक भयानक रोग के रूप में यह क्या भी धारण हुआ था। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बाला या नारू रोग। बाला या नारू रोग, बाला या नारू रोग है, इसका रोगजनक क्या होता है भी देखो पहले तो इसका रोगजनक होता है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस ये इसका क्या होता है बच्चों? रोगजनक होता है। ठीक है, और यह रोग यानी एक समय राजस्थान के अंदर बहुत भयानक रूप से फैला था और दूषित जल के सेवन से फैलता है ये रोग। ठीक है, इसके क्या होते हैं भी ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस है, ये क्या होता है? रोगजनक है। इसकी मादा कीट है, यानी मादा जो जीव है वो क्या करती है? अपने अंडे है वो जल के अंदर त्याग देती थी और लोग उनका क्या कर लेते थे? जल के अंदर सेवन कर लेते थे और उसके बाद ये आंत का रोग है वो फैलाता था। ठीक है, तो ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस एक कर्मजित रोग है भी, ये एक कीड़ा होता था वो जल के अंदर सेवन करता था, सॉरी जल के अंदर है क्या है भी ये मादा कर्मी है वो अपने अंडे वो देती थी। ठीक है, और जिससे क्या होता है भी यह रोग और सन 2000 से पहले राजस्थान के अंदर भयानक रूप है वो धारण कर रखा था इसने। सन 2000 के बाद में और इसका आज तक एक भी रोग है वो नहीं मिला है अभी। ठीक है, क्योंकि नारू रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था। नारू रोग उन्मूलन कार्यक्रम, इसका उपाय के लिए पूछा अगर कहा जाए उपाय क्या किया गया, तो उपाय क्या था भी? नारू रोग उन्मूलन कार्यक्रम यानी लोगों को जागरूक किया गया था कि इसमें नारू रोग के अंदर भी किस प्रकार यह रोग फैलता है। तो इस नारू रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक कर इस रोग से क्या किया गया था? अभी बचाव किया गया। सन 2000 के बाद में आज तक इसका एक भी रोग वो नहीं मिला है। तो दोबारा देखो बच्चों क्या क्या चीजें हमने देखी है। हम लोग पढ़ रहे हैं मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य के अंदर हमने किसके बात कर रहे हैं? जल की बात कर रहे हैं। जल के अंदर क्या क्या गुण है वो होने चाहिए। जल के अंदर क्या क्या गुण है वो होने चाहिए, मैंने बता दिए जल के अंदर क्या क्या गुण है वो होने हैं। ठीक है, उसके बाद में जल के अंदर बात के भी फायदे क्या होते हैं। फायदे हमने बता दिया कि जल के अंदर अगर पर्याप्त जल पिएंगे तो चर्बी उत्पन्न यानी शरीर है उसके अंदर अनावश्यक वसा जमा नहीं होगी। अनावश्यक वसा अगर जमा नहीं होगी तो क्या हार्ट अटैक बोलते हैं, हृदय गति है वो रुकने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा मैंने जल के अंदर ऊर्जा होती है जो अपने शरीर को भी थकावट उत्पन्न नहीं होने देती है। खाद्य पदार्थों में शरीर के सही भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जल करता है। विभिन्न रोग, अस्थमा है, खांसी है, रक्तचाप है, हृदय रोग है, फेफड़ों का संक्रमण है, ये रोग है भी नहीं होंगे। ठीक है, ये रोग है वो नहीं होते हैं। जल के सेवन करने से अनावश्यक चर्बी, ये मैंने बता दिया आपको, और पथरी की समस्या वो उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, ये इसके फायदे। इसके बाद में कि भी अगर दूषित जल का सेवन करेंगे तो क्या क्या दुष्परिणाम उत्पन्न होंगे। तो पहला तो इसमें प्रोटोजोआ, ठीक है, यानी कर्मी है, वायरस है, जीवाणुजित रोग उत्पन्न नहीं होते। ये जीवाणुजित रोग है वो उत्पन्न हो जाते हैं अगर दूषित जल का सेवन करेंगे तो प्रोटोजोआ, जीवाणु, कर्मिक, वायरस जनित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर अनेक प्रकार के रोग जैसे हेजा है, टाइफाइड है, पीलिया है, कोलेरा है, जुकाम है, ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा मैंने बता दिया कि अगर दूषित जल का सेवन करेंगे तो बाला या नारू रोग उत्पन्न हो जाता है। बाला या नारू रोग उत्पन्न जैसे रोग है वो हो जाते हैं। ये क्या भी कर्मजित रोग है वो उत्पन्न हो सकते हैं।
ठीक है, ये इसके अंदर आप लोग लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हम लोगों ने जल के गुण पढ़ लिए, उसके बाद में जल के फायदे पढ़ लिए, जल के दुष्परिणाम पढ़ लिए। अब हम लोग इन रोगों से उपाय है वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बाला या नार रोग के बारे में बता दिया मैंने आपको क्या क्या होते हैं। अब आता है बात आती है कि भी इन रोगों से हम लोग बच कैसे सकते हैं। तो उपाय की बात करें, अगर इसके अंदर अगर हम लोग उपाय की बात करें तो एक तो यह उपाय इसके बता दिया भी नार रोग उन्मूलन कार्यक्रम वो चलाकर नार रोग का उन्मूलन किया जा सकता है। दूसरा, जैसे जल है उसको उबाल कर पीना चाहिए। ठीक है, ये तो इसका उपाय है। और अगर इसी के अंदर हम लोग लिखें तो और उपाय, अगर जल के प्रदूषण को रोकने के उपाय अगर हम लोग कहें तो इसके अंदर लिख सकते हैं हम लोग उपाय क्या क्या होंगे भी। पहला, जल को उबाल कर पीना चाहिए, जल को उबाल कर पीना चाहिए, जल को उबाल कर पीना चाहिए। ठीक है बच्चों। दूसरा, जल को आप लोग उबाल कर उसको ठंडा करके पीना चाहिए। दूसरा इसके अंदर है कि भी जल है, जल के अंदर क्या होते हैं भी हम लोग जैसे नदी है, तालाब है, झरने हैं, वहां पर हम लोग क्या भी कपड़े धोते हैं और कपड़ों का अपशिष्ट है वो कहां डाल देते हैं, नदी तालाब झरनों में डाल देते हैं। तो यानी नदी नालों पे कपड़े नहीं धोने चाहिए। नदी नालों में कपड़ों, धुले हुए कपड़ों का या फिर क्या भी कपड़ों को नहीं धोना चाहिए, नहीं धोना चाहिए। ठीक है, ये इसके दो उपाय हैं, और भी इससे बहुत से उपाय हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इसके अंदर है दो मुख्यतः उपाय हैं जल को, हम लोग दूषित जल को रोकने के उपाय मैंने बता दिया आपको। ठीक है बच्चों, तो जल है, जल के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए वो बता दिया मैंने आपको। जल के फायदे क्या होते हैं वो बता दिए। जल के दुष्परिणाम क्या होते हैं, अगर आप लोग दूषित जल का सेवन करेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा उसके बारे में चर्चा कर ली। और लास्ट में हमने नारू रोग या बाला रोग, इसका रोग में क्या होता है, ड्रैकनकुला से मेडिनेंसिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है, ड्रैकनकुला से मेडिनेंसिस रोग होता है। इसके बाद में हम लोग दूषित जल को सेवन कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको उपाय है वो लास्ट में बता दिए कि पानी को उबाल कर पीना चाहिए, नदी तालाब यानी झरने हैं वहां पर हम लोग को क्या भी कपड़े धोने नहीं चाहिए। ठीक है, यानी कपड़ों का अपशिष्ट वो नहीं डालना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था अपना इसके अंदर इस क्लास में हम लोग इतनी बातें हैं वो हम लोग पढ़ ली हैं। नेक्स्ट क्लास में इस आगे का चैप्टर हम लोग अध्ययन करेंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद, थैंक यू।